हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल शिक्षक भर्ती एकेडमी में स्वागत करता हूं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगर आप सुपर टेट यानी कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा या टेट की तैयारी कर रहे हैं तो यह चैनल आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होने वाला है, क्योंकि आपको इस चैनल पर इतने भी आपके सुपर टेट में सब्जेक्ट होते हैं या टेट में सब्जेक्ट होते हैं उनसे संबंधित आपको लगातार वीडियोज मिलते रहेंगे और कुछ विषयों की कक्षाएँ लगातार आपकी निःशुल्क चल रही हैं। इसमें आपका बाल विकास, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और संस्कृत, इसके बाद जितने भी आपके सब्जेक्ट बचते हैं जो भी आपके टेट में आते हैं या सुपर टेट में आते हैं उनसे भी आपको रिलेटेड जो है वीडियोज मिलते रहेंगे। तो ये मान के लिए कि आपको जो है तैयारी में एक सही मार्गदर्शन मिलेगा इस चैनल पर, और जितना भी आपका कंटेंट आपका ऑथेंटिक होता है वो सब मैं देने का प्रयास करूँगा। या जो मैंने अपनी जो शिक्षक भर्ती की तैयारी की थी 68,500 में, जितनी भी मेरी स्ट्रेटजी रही है सिलेक्शन लेने तक, वो सब मैं आपके साथ जो है साझा करता रहूँगा। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें और अपनी तैयारी करते रहें। तो आज हम बात करने वाले हैं संस्कृत व्याकरण का एक महत्वपूर्ण चैप्टर, जिसको हम जो है संधि के नाम से जानते हैं। और संधि जो आपका चैप्टर है ये आपका हिंदी में भी आपका है और संस्कृत में भी आपका है। तो अगर आप संस्कृत में पढ़ लेते हैं तो आपका हिंदी में काम करेगा, या अगर आप हिंदी में पढ़ लेते हैं तो आपका जो है संस्कृत में काम करता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं संधि की। तो संधि जनरली क्या होता है, यहाँ पर अगर हम देखें तो जब भी दो वर्ण आपस में मिलते हैं, मतलब जब दो वर्णों का क्या होता है आपका संयोग होता है, मेल होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, संधि बोल देते हैं। तो पहले हम यहाँ पर सीधी सी बात कर लेते हैं जो आपका जनरल इन्फॉर्मेशन होती है, मतलब जो है संधि हम समझें आखिर में संधि है क्या, संधि की परिभाषा क्या है, उसके बाद जो है हम संधि की ओर बढ़ेंगे जो उसके भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विषयक संधि। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर संधि की। तो अगर हम संधि को अगर जो है देखना चाहें कि संधि आपका जो कहाँ से वर्ड ये आपका उद्भव हुआ है, तो अगर हम इसको देखें जो संधि आपका होता है इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, वर्णानाम, क्या लिखेंगे यहाँ पर, वर्णानाम मेलनम संधि, वर्णानाम मेलनम, वर्णानाम मेलनम संधि। इसका अर्थ क्या हुआ, वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, हम संधि कहते हैं। या इसको हम ऐसे कह सकते हैं, वर्णानाम, वर्णानाम संधानम, वर्णानाम संधानम संधि। सीधा आपका ये होगा कि अगर हम कहीं पर वर्णों का मेल देखते हैं या वर्णों का हम संधान देखते हैं, संधान का मतलब क्या होता है, मेल होता है। तो जहाँ कहीं पर भी हम वर्णों का संधान देखेंगे या वर्णों का मेल देखेंगे उसे हम क्या कहेंगे, संधि कहेंगे। इतनी बात क्लियर। अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम क्या कह सकते हैं, जब दो वर्णों का संधान या मेल होता है, संधान या मेल होता है, तो उसे संधि कहते हैं, तो उसे संधि कहते हैं। कहने का तात्पर्य ये होगा कि अगर कहीं पर दो वर्ण आपस में मेल कर रहे हैं तो उसे हम क्या बोल देते हैं, संधि बोल देते हैं। और जैसा कि आपका यहाँ पर नाम से स्पष्ट है, वर्णानाम मतलब वर्णों का, मेलनम मतलब मेल, संधि संधि कहलाता है, वर्णों का मेल संधि कहलाता है। यहाँ पर देखिए वर्णानाम, अब वर्णानाम में आपको विभक्ति पहचानना है। यहाँ पर वर्णानाम अगर देखें तो क्या होता है, जैसे आपका वर्ण आकारांत है वैसे क्या होता है आपका, जैसे बालक होता है आकारांत, तो ये वर्णानाम क्या है, जैसे आपका बालका नाम होता है। तो यहाँ पर ये कौन सी विभक्ति लगी है, खष्टी लगी है, खष्टी का बहुवचन। तो इसमें क्या आएगा, वर्णों का, क्या आएगा यहाँ पर, वर्णों का। आपको विभक्ति भी आनी चाहिए क्योंकि विभक्ति से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, वर्णानाम मतलब खष्टी विभक्ति यहाँ पर है, वर्णों का मेल संधि कहलाता है या वर्णों का संधान संधि कहलाता है। और मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिख दी है। अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल देखना चाहें तो जैसे अगर हम यहाँ पर किसकी बात लेते हैं, विद्यालय की बात लेते हैं, तो इसको हम कहते हैं विद्या, धन क्या होता है यहाँ पर आपका, आलय, क्या होता है, आलय। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो क्या होता है कि यहाँ पर आपका क्या है, विद्या, विद्या में कौन सा यहाँ पर आपका है, इसमें किसकी आ रही है, बड़ा आ की आ रही है, मतलब आ। और यहाँ पे क्या आपका आ रहा है, यहाँ भी क्या आपका है, आ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये दोनों वर्ड आपस में क्या कर रहे हैं, मेल कर रहे हैं। इसके बाद ये क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पर आ ही रहेगा, मतलब दीर्घ आपका आ रहेगा। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि यहाँ पर आपके दो वर्ण हैं और दोनों वर्णों का क्या हो रहा है, मेल हो रहा है, यानी कि दोनों का संधान हो रहा है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, संधि बोलेंगे। अब अगर हम यहाँ पर संधि की परिभाषा की बात कर लें, किसकी हम बात कर लेते हैं, संधि की परिभाषा की, संधि की परिभाषा
संधि की परिभाषा। तो अगर हम संधि की परिभाषा की बात करें तो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, वर्णों के मेल की बात कर रहे हैं। तो क्या होता है कि जब वर्णों का मेल होता है, मतलब जब दो वर्ण परस्पर मिलते हैं तो होता क्या है कि उनमें से किसी वर्ण में क्या है, परिवर्तन आता है, मतलब किसी वर्ण में विकार उत्पन्न होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, संधि बोलते हैं। देखिए ये तो आपका क्या हो गया, यहाँ पर आपकी सामान्य सी परिभाषा हो गई, मतलब ये हुआ कि सामान्य सा हमने जो है संधि के बारे में एक आइडिया सीखा। अब हम अगर संधि की परिभाषा की बात करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि आपको जो है थोड़ा सा और जो है विश्लेषण करना पड़ेगा, मतलब ये हुआ कि हमको थोड़ा परिभाषा को और मॉडिफाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब भी हम यहाँ पर संधि विच्छेद करेंगे या संधि करेंगे तो वहाँ पर फिर आपको जो है जो आपका ये ट्रेडिशनल चला रहा है इससे हमारा काम चलने वाला नहीं है, थोड़ा सा हमको जो है हट करके सोचना पड़ेगा हर एक एग्जाम्पल में और हर एक संधि में, वो आपकी चाहे स्वर संधि हो, चाहे आपकी व्यंजन संधि हो, चाहे आपकी विषय संधि हो। तो हम तीनों संधियों की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा संधि की परिभाषा को जान लेते हैं कि आखिर इसमें होता क्या है। तो मैंने क्या बताया कि यहाँ पर दो वर्णों के परस्पर मेल होने पर जब भी किसी वर्ण में क्या होता है, कोई विकार आता है या कोई परिवर्तन आता है, उससे हम क्या बोलते हैं, संधि बोलते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर डेफिनेशन को लिखना चाहूँ एक स्टैंडर्ड फॉर्म में तो हम क्या लिख सकते हैं, दो वर्णों, क्या लिखेंगे यहाँ पर, दो वर्णों के परस्पर मेल होने पर यदि किसी वर्ण में विकार या परिवर्तन होता है, विकार का मतलब ये हुआ कि जो स्थिति पहले थी उससे थोड़ा हट जाए, विकार या परिवर्तन होता है तो उसे संधि कहते हैं, अब देखिए मैं इसे जो है एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, आप जो है समझने का प्रयास करें कि मैंने ये परिभाषा क्यों लिखी है। मैं सबसे अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पर ले रहा हूँ, हिम धन आलय। हिम माने क्या होता है, बर्फ, आलया माने क्या होता है, घर, मतलब बर्फ का घर। अब देखिए यहाँ पर मैं अगर देखूँ, यहाँ पर माँ को देखूँ तो माँ जब बोलते हैं तो माँ में क्या आता है, माँ, मतलब इसमें आ की आवाज़ आ रही है। किसकी आवाज़ आ रही है, आ, जो आपका ह्रस्व आ होता है उसकी यहाँ पर आवाज़ आ रही है। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, ही, उसके बाद क्या होगा यहाँ पर आपका माँ, और माँ के बाद क्या आ रहा है, आ रहा है, ठीक है, क्या आ रहा है यहाँ पर, आ, और उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है आपका, आलया, क्या लिखा है यहाँ पर आपका, आलया। इतनी बात क्लियर। अब देखिए यहाँ पर पहले क्या था आपका, हिम आपका अलग था, आलय आपका अलग था। अब यहाँ पर माँ और आ आपके दो वर्ण हैं। अब होता क्या है कि इनमें जो है एक में परिवर्तन होगा, मतलब एक में विकार या परिवर्तन होगा। तो यहाँ पर देखिए माँ है, अब हमने कहा कि जब आप माँ बोलते हैं तो माँ में क्या था आपका, आ छिपा रहता है। जैसे आपका विद्या में क्या होता है आपका, आ, जैसे यहाँ पे क्या था आपका, यहाँ पर आ छिपा हुआ था। तो जब भी आप यहाँ पर दोनों वर्णों को अलग अलग देखते हैं तो वहाँ पर आपको जो है स्वर यानी कि जो आपका आ रहा है वो यहाँ पर आपको मिल रहा है, तो ये हो गया आपका आ। लेकिन जब यहाँ पर इन दोनों वर्णों का आपस में मेल होता है तो ये आपका ह्रस्व, ये क्या आपका यहाँ पर दीर्घ है। तो होता क्या है कि ह्रस्व और दीर्घ मिलकर के क्या बनाते हैं, यहाँ पर आपका दीर्घ बनाते हैं, क्या बनाते हैं, दीर्घ। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका आ, क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका आ। अब देखिए यहाँ पर आपका पहले क्या था, माँ, लेकिन जैसे यहाँ पर आपका क्या हुआ, आ और प्लस यहाँ पर आ, क्या हो गया यहाँ पर आपका आ। तो वैसे ही क्या हुआ, जो आपका यहाँ पर वर्ण था माँ, इसमें क्या हुआ आपका विकार हो गया। पहले आपका ये था माँ, लेकिन अब क्या हो गया यहाँ पर आपका माँ। तो सीधा सा कहने का अर्थ ये हुआ कि जब भी आपके दो वर्ण आपस में मेल करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, किसी एक वर्ण में विकार या परिवर्तन होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, संधि बोल देते हैं। तो इस एग्जाम्पल से आप जो है इसको आसानी से समझ सकते हैं। तो ये आपका जो है बेसिकली आपका संधि हो गया, संधि क्या होता है, और ये मैंने जो है संधि की परिभाषा बताई। अब यहाँ पर संधि को और समझने के लिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल में लेने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, रमा धन ईसा।
देखिए हम कभी भी ईसा की बात करते हैं तो यहाँ पर हमेशा क्या आती है, बड़ी आती है। मतलब युवक की ईसा माने क्या होता है, आपका भगवान होता है, तो हम बड़ी ई का प्रयोग करते हैं हमेशा। कभी भी आप यहाँ पर ईसा में कभी भी छोटी ई का प्रयोग नहीं करेंगे। तो ये अगर हम देखें इसको संधि तो क्या बनेगा यहाँ पर आपका रमेशा। क्या बनेगा आपका रमेशा, क्या बनेगा रमेशा। आगे हम चर्चा करने वाले हैं विस्तृत। इसी प्रकार से अगर हम देखें यहाँ पर मधु धन अरि, मधु धन अरि, तो ये क्या बनेगा आपका मध्वरी। क्या बनेगा आपका मध्वरी, क्या बनेगा आपका मध्वरी। अगर और देख लें यहाँ पर वन धन औषधम, वन धन औषधम, तो ये क्या बनेगा आपका वन औषधम। क्या बनेगा आपका वन औषधम, वन औषधम। तो ये क्या हो गया आपके संधि के कुछ आपके एग्जाम्पल हो गए। इसी प्रकार से आप देखें यहाँ पर नमः, नमः धनते, नमः धनते क्या होता है नमस्ते, क्या होता है नमस्ते। सत धन जनः, सत धन जनः, ये क्या होता है आपका सज्जना। क्या होता है यहाँ पर आपका सज्जना, क्या होता है आपका सज्जना। तो इस प्रकार से जो है हम यहाँ पर संधि को समझने का प्रयास करते हैं। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं संधि विच्छेद की। किसकी हम बात कर लेते हैं, संधि विच्छेद की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, संधि विच्छेद, संधि विच्छेद। देखिए संधि विच्छेद में क्या होता है यहाँ पर कि जो भी हम यहाँ पर वर्ण संधि करते हैं अगर उनको हम अलग अलग कर दें, मतलब ये वह कि संधि किए गए वर्णों को अगर हम अलग अलग लिखते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, संधि विच्छेद बोलते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, संधि, संधि किए गए वर्णों, किए गए वर्णों को अलग अलग करना, अलग अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है, संधि विच्छेद कहलाता है, कहलाता है। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जब भी हम संधि करते हैं तो अगर हम संधि किए गए वर्णों को अलग अलग कर दें तो उसे हम क्या बोलते हैं, संधि विच्छेद बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल लें यहाँ पर हम भानुदया, क्या ले लें भानुदया। अब देखिए ये आपका संधि किया हुआ वर्ण है। अब हमें करना क्या है, इसका संधि विच्छेद करना है, मतलब हमें जो है अलग अलग करना है। तो इसका विच्छेद क्या बन जाएगा यहाँ पर आपका भानु धन उदया, भानु धन उदया। तो ये क्या हो गया आपका यहाँ पर आपका संधि विच्छेद हो गया। मतलब ये हो कि अगर आपका कोई संधि किया हुआ वर्ण है उसको हम क्या कर दें, अलग अलग कर दें, उसे हम क्या बोलते हैं, संधि विच्छेद बोल देते हैं। जैसे अगर यहाँ पर देखें सूर्योदय, क्या देखें सूर्योदय, सूर्योदय, इसको हम करते हैं अलग अलग तो क्या बने यहाँ पर आपका सूर्य धन उदय, सूर्य धन उदय। तो ये क्या हो गया आपका सूर्योदय का क्या हो गया आपका संधि विच्छेद हो गया। जैसे अगर देखें यहाँ पर आपका कवींद्र, क्या देखें कवींद्र, तो इसका क्या हो जाएगा आपका कवि धन इंद्र, कवि धन इंद्र। तो ये हम कह सकते हैं कि इस प्रकार से आपका जो है संधि विच्छेद होता है। सीधा सा आपका कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी हम संधि किए गए वर्णों को अलग अलग लिख देते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, संधि विच्छेद बोल देते हैं। तो ये आपका जो है संधि हो गया और संधि के आपके कुछ एग्जाम्पल हो गए और कैसे आपको समझना है कि संधि क्या होता है। तो मैंने संधि में क्या बताया कि जब हम दो वर्णों को मिलाते हैं तो होता क्या है कि उनमें से किसी एक वर्ण में विकार या परिवर्तन होता है, उसे हम संधि बोल देते हैं। और हमने क्या बताया पर आपका संधि विच्छेद क्या होता है, जब हम संधि किए गए वर्णों को अलग अलग कर देते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, संधि विच्छेद बोलते हैं। तो ये आपका संधि और संधि विच्छेद हो गया। हम संधि के भेदों की बात कर लेते हैं। तो संधि के भेद जो है अलग अलग रचनाओं के आधार पर अलग अलग बताए गए। तो यहाँ पर आपकी मुख्यतः दो रचनाएं, एक आपकी सिद्धांत कौमुदी, दूसरी आपकी क्या है, लघु सिद्धांत कौमुदी। तो दोनों रचनाओं के हिसाब से जो है अलग अलग जो है संधियों के प्रकार बताए गए हैं। तो यहाँ पर हम दोनों की चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं। पहला आपका मैंने बताया यहाँ पर क्या, सिद्धांत कौमुदी। कौन सी आपकी है, सिद्धांत कौमुदी। तो सिद्धांत कौमुदी में जो है बताया गया है, ये किसने बताया यहाँ पर आपका, भट्टोज दीक्षित ने। किसने बताया है,
भट्टोज दीक्षित ने, भट्टोज दीक्षित ने इन्होंने बताया कि आपकी जो संधियाँ होती हैं ये आपकी 5 प्रकार की होती हैं। तो इन्होंने जो है कितनी बताई संधियाँ? 5। अगर हम इसको देखें तो एक वर्ड में क्या हम बोलते हैं? पंचसंधि प्रकरणम। क्या बोलते हैं? पंचसंधि प्रकरणम। क्या बताते हैं इसको? पंचसंधि प्रकरणम, मतलब संधियों के 5 प्रकार। अब अगर हम देखें यहाँ पर पांचों के प्रकारों की चर्चा करें तो पांचों के प्रकार अगर हम देखना चाहें तो हम इसको जो है एक लाइन में लिख सकते हैं। यहाँ पर आपका पहला आपका होता है, इसको हम बोलते हैं क्या है? अच संधि। क्या बोलते हैं? अच संधि। क्या बोलते हैं? अच संधि। और अच को ही हम क्या बोलते हैं? अच क्या होता है आपका? अगर हम देखें यहाँ पर माहेश्वर सूत्र के अनुसार तो मैंने बताया था कि आपके 14 सूत्र होते हैं माहेश्वर। जैसे अगर हम देखें इनको कहना चाहें तो क्या कह सकते हैं? अयुड़, ऋक, अयोंग, अयोच, हैवरट, लड़, यम, गण्डम, झवय, गर्दस, जब, गर्दस, खप, चट, चटतो, कपय, ससर, हल। तो यहाँ पर जो आपका अच प्रत्याहार होता है, मतलब अयुड़, ऋक, अयोंग, अयोच, ये क्या होते हैं? आपके स्वर होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे क्या कहा गया? अच प्रत्याहार। तो अच में क्या होते हैं? आपके स्वर होते हैं। अच प्रत्याहार के स्वर होने के कारण से हम क्या बोलते हैं? स्वर संधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम स्वर संधि भी कहते हैं। मतलब ये हुआ कि जो आपका अच प्रत्याहार होता है, किसकी हम बात करें यहाँ पर? आपका अच प्रत्याहार। प्रत्याहार मैंने बताया था यहाँ पर आपके कई प्रकार के होते हैं, लेकिन जो अच प्रत्याहार होता है उसमें आपके बेसिकली 4 आपके सूत्र आते हैं, अयुड़, ऋलिक, अयोंग और अयोच। और कुल आपके यहाँ पर 9 स्वर होते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? स्वर प्रत्याहार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वर प्रत्याहार। इसके पिछले वाले वीडियो में चर्चा कर चुका हूँ। दूसरा आपका होता है हल प्रत्याहार। इसे हम क्या बोलते हैं? व्यंजन प्रत्याहार बोलते हैं। और इसमें आपका जो आता है, जितने भी आपके सूत्र होते हैं, हैवरट, लड़, यम, गण्डम, झवय, गर्दस, जब, गर्दस, खप, चट, चटतो, कपय, ससर, हल। तो इसमें हल में, हल प्रत्याहार में इतने भी आपके वर्ड आते हैं, उनसे जो संधियां होती हैं उसे हम क्या बोलते हैं? व्यंजन संधियां बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हल क्या आपका? व्यंजन है। जो आपका हल प्रत्याहार होता है वो क्या होता है? व्यंजन होता है। दूसरी आपकी संधि होती है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रकृति भाव संधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रकृति भाव संधि। क्या बोलते हैं इसको हम? प्रकृति भाव संधि। और तीसरा आपका जो होता है उसे हम बोलते हैं हल संधि। क्या बोलते हैं? हल। और हल को मैंने बताया भी, हल को हम क्या बोलते हैं? व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यंजन संधि। तो चाहे आप हल कहो, चाहे क्या कहो? व्यंजन कहो, दोनों बातें एक ही हैं। चौथा आपका होता है विसर्ग संधि। क्या होता है यहाँ पर आपका? विसर्ग संधि। कौन सा होता है? विसर्ग संधि। और पांचवा आपका होता है स्वाद संधि। कौन सा होता है यहाँ पर आपका? स्वाद संधि। क्या होता है? स्वाद संधि। तो ये संधि के प्रकार किसके अनुसार हो गए? भट्टोज दीक्षित के अनुसार। और भट्टोज दीक्षित ने क्या बताया कि यहाँ पर आपके संधि के 5 प्रकार होते हैं। और कहा क्या? पंच संधि प्रकरणम। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर आपका किसकी? लघु सिद्धांत कौमुदी। किसकी बात कर लेते हैं? लघु सिद्धांत कौमुदी। लघु सिद्धांत कौमुदी। लघु सिद्धांत कौमुदी। तो लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार जो है, जो संधि के प्रकार बताए हैं वो किसने बताए हैं? वरदराज आचार्य ने। किसने बताए हैं? वरदराज आचार्य ने। और इन्होंने जो है, वरदराज आचार्य ने संधियों के बेसिकली 3 प्रकार बताए हैं। और इन्होंने किया क्या कि जो ये आपके 5 प्रकार थे, तो जो आपका प्रकृति भाव संधि था इसको जो है किस में मिला दिया? अच संधि में, मतलब स्वर संधि मिला दिया। और जो यहाँ पर आपका स्वाद संधि है ये किस में मिला दिया गया? यहाँ पर आपका विसर्ग संधि में। तो 5 थे और 2 एक में जो है मर्ज कर दिए गए। तो कितने बचे आपके? 3। तो वरदराज आचार्य ने संधियों के बेसिकली 3 प्रकार बताए हैं। उन तीनों प्रकारों की हम यहाँ पर चर्चा करने का प्रयास करते हैं। पहला यहाँ पर आपका है अच संधि। अच संधि, या इसी को हम क्या बोलते हैं? अच। मैंने बताया अच क्या होता है आपका? स्वर प्रत्याहार है। तो उससे क्या बना आपका? स्वर संधि बन गया। क्या बन गया यहाँ पर आपका? स्वर संधि। और जो आपका यहाँ पर प्रकृति भाव संधि था ये इसी में मिला दिया गया। किसमें? अच संधि में ही। तो ये आपकी दोनों एक ही में पढ़ना है, प्रकृति भाव संधि। तो ये आपका 2 में 1 हो गया यहाँ पर आपका। ठीक। दूसरा क्या होता है आपका? मैंने बताया यहाँ पर आपका होता है व्यंजन संधि। क्या होता है? व्यंजन कहो, और चाहे से हम क्या कहते हैं? हल कह दें। ठीक है, चाहे क्या कहते हैं? हल, क्योंकि हल प्रत्याहार क्या होता है? व्यंजन ही तो होता है। मैंने बताया है अच प्रत्याहार क्या होता है? स्वर प्रत्याहार। हल प्रत्याहार क्या होता है? व्यंजन प्रत्याहार। तो व्यंजन संधि कह सकते हैं इसको। और इसके बाद आपका बचता है तीसरा, कौन सा आपका यहाँ पर? विसर्ग संधि। कौन सा बचता है?
विसर्ग संधि, और विसर्ग संधि के साथ हमें क्या पढ़ना है यहाँ पर आपका, इसको बोलते हैं स्वाद संधि। क्या बोलते हैं इसको हम, स्वाद संधि। तो ये आपकी दो जो है एक ही में मिल गई, तो कितनी बची, केवल आपकी 3। तो सीधा सा आपका अर्थ ये होगा कि स्वर संधियों के भेद अलग अलग जो है मतों के अनुसार अलग अलग हैं। हमें पढ़ना क्या है, बेसिकली 3 प्रकार पढ़ने हैं। अगर हम देखें सिद्धांत कौमुदी में तो किसने बताया है, यहाँ पर भट्टो दीक्षित ने बताया है। ये आपके यहाँ पर 5 प्रकार हैं। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, लघु सिद्धांत कौमुदी की, तो यहाँ पर वरदराज आचार्य ने बेसिकली आपके 3 प्रकार बताए हैं। बताया क्या है यहाँ पर, जो इसमें अलग अलग पार्ट थे इनको एक ही में, मतलब प्रकृति भाव संधि को इसके साथ जोड़ दिया और स्वाद संधि को विसर्ग के साथ जोड़ दिया। तो कितनी बची आपकी, टोटल 3 बची। तो ये आपके जो है संधियों के भेद हो गए। अब हम लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार जो आपका पहला यहाँ पर आपका प्रकार है वो कौन सा आपका है, स्वर संधि, या इसे हम क्या बोलते हैं, अच संधि बोलते हैं। अच क्यों बोलते हैं, मैंने यहाँ पर सूत्र बताए थे किसके अनुसार, माहेश्वर के अनुसार। आपके सूत्र अगर देखें तो क्या होता है यहाँ पर आपका आ ई उ अड़ अयुड़ री री कु रिलिक अयोंग ए ओ अंग अयोंग ए औच औच। तो ये आपके जो है बेसिकली आपके जो होते हैं इनको बोलते हैं कि हम स्वर सूत्र बोलते हैं। किसके अनुसार, माहेश्वर सूत्रों के अनुसार। क्यों, क्योंकि ये जो है स्वरों का प्रतिनिधित्व करते हैं। मतलब ये हुआ कि अगर हम देखें हल वर्ण को छोड़ दें, मतलब जो पीछे आपके वर्ण होते हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, हल वर्ण बोलते हैं। और इनकी संज्ञा क्या होती है, इत संज्ञा होती है, मैंने बताया था पिछले वीडियो में। तो कितने बच्चे आपके यहाँ पर, आपके 3 2 5 2 7 2 9, तो 9 आपके क्या होते हैं यहाँ पर आपके स्वर होते हैं। तो जो हम स्वर संधि पढ़ रहे हैं तो इनमें जो है केवल आपका जो है 9 स्वरों की हम बात करेंगे। मतलब ये हुआ कि अगर हम संधि करें तो संधि जब भी हम करते तो वहाँ पर आपके कितने पद होते हैं, 2 पद होते हैं। मतलब ये हुआ कि अगर हम एग्जाम्पल यहाँ पर देख लें, जैसे अगर एग्जाम्पल ले लें यहाँ पर देव धन आलया, ये आपका एक एग्जाम्पल समझिए। अब यहाँ पर देखते हैं इसे हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं पूर्व पद। क्या बोलते हैं, पूर्व पद बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, पूर्व पद। और इसे हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पर पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पर पद बोल देते हैं। तो पूर्व पद और पर पद, इसको कभी कभी हम उत्तर पद भी कह देते हैं। मतलब पूर्व पद और उत्तर पद, या पूर्व पद या पर पद, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है हम पदों को क्लासिफाई करते हैं। मतलब ये हुआ कि जब भी हम 2 वर्णों की संधि करते हैं तो वहाँ पर जो पहला आपका पद होता है उसे हम क्या बोलते हैं, पूर्व पद बोलते हैं। और जो यहाँ पर आपका अंतिम पद होता है उसे हम क्या बोलते हैं, पर पद बोल देते हैं। अब होता क्या कि जब भी हम संधि करते हैं तो जो दोनों आपके पद होते हैं, अगर दोनों पदों में स्वर वर्ण का स्वर वर्ण से योग होता है, मतलब ये हुआ कि अगर हम देव को लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, दे वह, ऐसे होगा। अब इसमें क्या आपका छिपा हुआ है, आ आपका छिपा हुआ है, ठीक है। जब भी हम बोलते हैं देव तो आ की उसमें क्या आती है, आपकी आवाज़ आ रही है। अब इसको हम क्या लिखेंगे, आ लया। क्या लिखेंगे, आ लया। अब समझिए यहाँ पर ध्यान से, मैंने कहा कि जो आपका पूर्व पद है उस पूर्व पद में कौन सा आपका वर्ण है, ये आपका कौन सा वर्ण है, स्वर वर्ण है। क्योंकि मैंने कहा कि जितने भी आपके इसमें आप कहेंगे अच प्रत्याहार में, वो सारे के सारे आपके क्या यहाँ पर आपके स्वर वर्ण हैं। अब यहाँ पर देखिए ये आपका जो आ है ये भी क्या आपका स्वर वर्ण है। तो सीधा सा अर्थ ये है कि अगर हम दोनों पदों में जब संधि करते हैं तो दोनों पदों में अगर सवर्ण मतलब स्वर का स्वर से योग होता है, मतलब ये हुआ कि अगर स्वर वर्ण का स्वर वर्ण से योग होता है, स्वर वर्ण का स्वर वर्ण से योग, तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्वर संधि बोल देते हैं। सीधा से कहने का अर्थ यह कि अगर स्वर वर्ण का योग किससे हो रहा है, स्वर वर्ण से। मतलब ये हुआ कि ये कौन सा पद आपका है, पूर्व पद है, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, पूर्व पद के स्वर वर्ण की बात कर रहे हैं। और दूसरा यहाँ पर क्या है, ये आपका उत्तर पद है या पर पद है, इसमें क्या है आपका, ये भी आपका स्वर वर्ण है। तो अगर हमारा संधि करते समय जो आपका पूर्व पद है तो पूर्व पद के वर्ण और पर पद के वर्ण में अगर दोनों आपके वर्ण क्या हैं, स्वर हैं, तो जो संधि बनेगी उसे हम क्या बोलते हैं, स्वर संधि बोल देते हैं। तो यहाँ पर भी आपका स्वर वर्ण आएगा, यहाँ पर भी आपका स्वर वर्ण आएगा, तो इसे हम क्या बोलते हैं, स्वर संधि बोल देते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम स्वर संधि के प्रकार, अभी तक हमने क्या पढ़ा, संधि के प्रकार आपके बेसिकली 3 होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, स्वर संधि के कितने प्रकार हैं। तो यहाँ बेसिकली आपके 8 प्रकार होते हैं, हम सभी की चर्चा करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद
बाद जो है एक एक संधि को लेकर के हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो इसमें जो आपका पहला होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सवर्ण दीर्घ संधि। क्या बोलते हैं, सवर्ण दीर्घ संधि। चाहे आप सिंपली कह दो क्या, दीर्घ संधि, तब भी आपका जो है वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये हो गया आपका क्या, सवर्ण दीर्घ संधि। दूसरा आपका होता है गुण संधि। कौन सा होता है यहाँ पर आपका, गुण संधि। तीसरा आपका होता है यण संधि। चौथा आपका होता है वृद्धि संधि। और पांचवा आपका होता है यहाँ पर आयात संधि। क्या होता है, आयात संधि। छठा आपका होता है यहाँ पर पूर्व रूप संधि। क्या होता है, पूर्व रूप संधि। सातवां आपका होता है पर रूप संधि। और आठवां आपका होता है प्रकृति भाव संधि। तो ये आपका जो है संधि के प्रकार हो गए। मतलब ये हुआ कि आपको जो है इन संधियों को जो है पढ़ना है। इसमें इतने भी आपके महत्वपूर्ण हैं जो आपकी परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं, उनको मैं बहुत बेहतर तरीके से प्रेजेंट करने वाला हूँ, जिससे कि आप जो है संधि का क्वेश्चन छोड़ करके ना आए। मतलब ये हुआ कि वहाँ पर कोई भी आपकी त्रुटि ना होने पाए। अब हम आगे स्वर संधि का जो आपका पहला प्रकार है सवर्ण दीर्घ संधि, उसकी चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें जो आपका दीर्घ संधि होता है, इसे हम कभी कभी क्या बोलते हैं, सवर्ण दीर्घ संधि। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, समान वर्ण आते हैं। अब देखिए इसका अगर हम देखें सूत्र क्या होता है, आप देखिए यहाँ पर सूत्र से जो है आसानी समझ जाएंगे। सूत्र क्या होता है, अकः सवर्णे दीर्घा। क्या होता है, अकः सवर्णे दीर्घा। अकः सवर्णे दीर्घा कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो आपका अक प्रत्याहार है, अब अक प्रत्याहार आपका कहाँ से आएगा, मैंने बताया था। यहाँ पर आपका सूत्र क्या होता है माहेश्वर का, आ ई उड़ अयुड़, ठीक है। फिर होता है क्या, री री कु। तो यहाँ पर देखिए आ और का, यही तो प्रत्याहार हुआ आपका, आ और का। तो इसमें कितने आपके वर्ण आएंगे, हमें हल वर्ण को छोड़ना है। मतलब इनसे हमें मतलब नहीं है, ये आपके हल वर्ण हैं। जो भी आपके स्वर बचे कौन कौन से, आ ई उ री और री। तो ये आपका हो गया क्या, अक प्रत्याहार हो गया। तो कह रहा क्या, अकः सवर्णे। अब ये हुआ कि सवर्ण क्या है, मतलब ये हुआ कि समान वर्ण है। मतलब जैसा आपका यहाँ पर दिया गया है स्वर, वैसा ही स्वर इसके बाद आए। मतलब ये हुआ कि अगर हम बात कर लें यहाँ पर आपका ये क्या हो गया, आपका अक प्रत्याहार हो गया। क्या यहाँ पर आपका अक प्रत्याहार हो गया। दूसरा हम किसकी बात कर रहे हैं, सवर्ण की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, सवर्ण। मतलब यह कि समान वर्ण, और समान वर्ण में जो भी आपका प्रत्याहार होता है, अच प्रत्याहार, उसको हम रख सकते हैं, ठीक है। अच प्रत्याहार, अच मतलब ये हुआ कि सारे के सारे स्वर। हालांकि यहाँ पर क्या है, अकः सवर्णे, तो ये हुआ कि जो आपका अक प्रत्याहार है बिल्कुल उसी के समान आपका वर्ण आएगा। और होता क्या है कि जब अक आ जाएगा और उसके बाद क्या आ जाएगा, समान वर्ण। सवर्ण का मतलब क्या हो गया यहाँ पर आपका, समान वर्ण। अगर हम देखना चाहें तो सवर्ण का मतलब क्या हो गया यहाँ पर आपका, समान वर्ण। कौन सा वर्ण, समान वर्ण। क्या हो गया यहाँ पर आपका, समान वर्ण। अब देखिए मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ, तो जो भी आपका अक प्रत्याहार है, तो मैंने कहा कि यहाँ पर क्या होगा, अगर आपका यहाँ पर क्या आता है, आ, यह क्या आता है यहाँ पर आपका आ आता है। कहने का मतलब यह हुआ कि अगर आपका अक प्रत्याहार का आपका यहाँ पर आ जाए, या फिर क्या आ जाए यहाँ पर आपका बड़ा आ जाए, मतलब आ जाए, और यहाँ पर भी क्या आ जाए, सवर्ण आ जाए, मतलब या फिर यहाँ पर आपका क्या है, ह्रस्व आए आपका, या फिर क्या यहाँ पर आपका है, दीर्घ आ जाए, ठीक है। दोनों की बात कर रहे हैं। तो चाहे आपका यहाँ पर आपका ह्रस्व दीर्घ है, चाहे दीर्घ दीर्घ है, चाहे आपका ह्रस्व ह्रस्व है, तो यहाँ पर क्या होता है, एक ही आदेश होता है। मतलब वो क्या हो जाता है, दीर्घ। क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, दीर्घ। इसे हम क्या बोलते हैं, एकादेश बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, एकादेश। मतलब एक ही आदेश होता है, और आदेश क्या होता है किसका, दीर्घ होने का आदेश। मतलब ये हुआ कि ह्रस्व ह्रस्व आएगा तब भी आपका दीर्घ होगा, ह्रस्व दीर्घ आएगा तब भी आपका दीर्घ होगा, दीर्घ दीर्घ आएगा तब भी आपका क्या होगा, यहाँ पर आपका दीर्घ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मैंने बात की थी, ये आपका कौन सा पद होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं पूर्व पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पूर्व पद बोल देते हैं। मतलब जो भी आपका एग्जाम्पल होगा, इसे हम क्या बोलते हैं, पूर्व पद बोलते हैं। और ये क्या होता है, आपका पर पद होता है। क्या होता है आपका, पर पद।
अब समझिए यहाँ पर अगर पूर्व पद में यहाँ पर आपका कोई भी आपका ह्रस्व है और दूसरा यहाँ पे क्या आपका पर पद में कोई आपका ह्रस्व है, तो दोनों क्या हो जाएंगे मिलकर के एक ही आदेश, मतलब ये होगा कि हमेशा क्या होगा आपका दीर्घ ही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हमेशा क्या मिलेगा आपका आ, क्या मिलेगा आपका आ। तो कहने का अर्थ यह है कि पर पद में और पूर्व पद में एक ही आदेश हो जाता है, और वो कौन सा आपका आदेश होता है, दीर्घ वाला। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर हम दे सकते हैं, कैसा देखें यहाँ पर, जैसे आपका ले लें यहाँ पर हिम धन आलय, हिम धन आलय, हिम धन आलय। अब जरा यहाँ समझिए, अगर हम यहाँ पर देखें तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, हिम, अब माँ में कौन सी आवाज़ आ रही है, आ की आवाज़, कौन सी आ रही है, आ की आवाज़। अब यहाँ देखिए ये आपका क्या लिखा है, आलय, क्या लिखा है यहाँ पर आपका आलय। अब समझते हैं यहाँ पर, अब ये आपका ह्रस्व है और ये क्या आपका दीर्घ है। तो मैंने कहा ये कौन सा आपका पद है, ये आपका है पूर्व पद। कौन सा आपका पद है, ये आपका है पूर्व पद है, और इसे हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पर पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पर पद बोल देते हैं। तो मैंने अभी कहा क्या कि वो आपका पूर्व पद में क्या आ जाए, यहाँ पर आपका ह्रस्व है, चाहे आपका पर पद में क्या है, ह्रस्व या दीर्घ है, लेकिन इसका आदेश क्या बनेगा, पूरा का पूरा ये आदेश हमेशा क्या होगा आपका दीर्घ, और दीर्घ में क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका आ, क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका आ। तो ये संधि क्या हो जाएगी आपकी हिमालय, क्या हो जाएगी आपकी हिमालय, क्या हो जाएगी आपकी हिमालय। तो कहने का मतलब यह हुआ कि यहाँ पर आपका ह्रस्व और दीर्घ आपस में मिलकर के क्या बनाएंगे, दीर्घ बनाएंगे। ठीक है, मतलब एक ही आदेश होगा, और कौन सा होगा आपका दीर्घ वाला होगा। इसी प्रकार से अगर यहाँ पर आपका ई आता है, या फिर यहाँ पे क्या आता है, ई आता है, और ये आपका क्या हो गया, अक प्रत्याहार की बात कर रहे हैं, और सवर्ण मतलब ये कि समान वर्ण आए, तो समान वर्ण में क्या आएगा यहाँ पर, या तो आपका यहाँ पर ई आएगा, या फिर क्या यहाँ पर आपका आएगा ई आएगा। अब होगा क्या कि आपका ह्रस्व आए, चाहे ह्रस्व दीर्घ है, चाहे दीर्घ ह्रस्व आए, हमेशा इसका एक ही आदेश बनता है, क्या बनता है आपका, हमेशा दीर्घ वाला बनता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर। मतलब ये हुआ कि दीर्घ है तब भी आपका दीर्घ होगा, मतलब पूर्व पद और जो आपका उत्तर पद है या पर पद है, इन दोनों का आपका जो एक आदेश बनेगा वो कौन सा होगा, हमेशा आपका दीर्घ वाला आदेश होगा। इसी प्रकार से हम ले सकते हैं यहाँ पर आपका उ, या फिर आपका यहाँ पर क्या हो उ, और इसी प्रकार से आपका पर पद में मतलब ये हुआ कि जो आपका समान वर्ण आएगा उसमें अगर हम मान लें यहाँ पर क्या आ जाएगा उ, या फिर क्या यहाँ पर आपका है उ, तब भी आपका क्या होगा, हमेशा दीर्घ ही होगा। कहने का मतलब ये होगा कि ह्रस्व आपका दीर्घ होगा, ह्रस्व दीर्घ आपका दीर्घ होगा, दीर्घ आपका दीर्घ होगा। इसी प्रकार से अगर हम लेके यहाँ पर री का देख लें, ठीक है, री, तो री आपका ये ह्रस्व वाला है, और दूसरा आपका री होता है कौन सा, दीर्घ वाला, इसे बोलते हैं, ये आपका दीर्घ वाला हो गया। इसी प्रकार से यहाँ आपका आएगा, ये आपका ह्रस्व आपका री है, और यहाँ पर आपका जो ये है ये आपका दीर्घ आपका री है, तो ये हमेशा क्या बताएगा आपका दीर्घ वाला बताएगा, क्या बताएगा आपका दीर्घ वाला। अब देखिए हम किसकी बात करते हैं, यहाँ पर आपका एक बचता आपका कौन सा, री। तो आ वाला हो गया, ई हो गया, उ हो गया, री हो गया, कौन सा बच्चा आपका री। देखिए री का क्या होता है आपका दीर्घ नहीं होता है, इन सबके तो आपके दीर्घ होते हैं। आ का क्या हो जाएगा आपका आ, ई का हो गया आपका ई, उ का क्या हो गया आपका उ, री का हो गया री, और यहाँ पर जो आपका री होता है इसका आपका दीर्घ नहीं होता है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर आपका अगर आपका यहाँ पर जाएगा री, क्या जाएगा री, और यहाँ पर आपका एक ही होता है कि इसका दीर्घ आपका नहीं होता है, और यहाँ पर भी क्या आपका आएगा, ये भी आपका ऐसे आएगा, तो ये हमेशा क्या रहेगा आपका री ही रहेगा। तो ये आपका क्या होता है, सिंपली एक आदेश होता है। मतलब ये हुआ कि अगर आपका यहाँ पर पूर्व पद में आपका कोई स्वर आता है और उसी के समान आपका किस में आता है, उत्तर पद में आता है, मतलब पर पद में आता है, तो उन दोनों का आदेश क्या होता है, हमेशा दीर्घ होता है। इसलिए इसका नाम क्या है, अकः सवर्ण दीर्घ। मतलब अक प्रत्याहार के आगे अगर कोई आपका सवर्ण आता है तो वहाँ पर हमेशा क्या होता है, आपका दीर्घ आपका हो जाता है, मतलब जो सवर्ण होगा वो क्या हो जाएगा, आपका दीर्घ हो जाएगा। इसे हम क्या बोलते हैं, दीर्घ स्वर संधि बोलते हैं। अगर इसको हम लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं कि जब अक प्रत्याहार के आगे कोई आपका सवर्ण आता है तो उसका आदेश क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है, यानी कि एक आदेश होता है दीर्घ होने का। इसे हम क्या बोलते हैं, दीर्घ स्वर संधि बोलते हैं। अब यहाँ पर हम दीर्घ संधि के जो कुछ एग्जाम्पल आपके हैं, मतलब जो आपके आदेश अलग अलग होते हैं, यहाँ पर अकः सवर्ण दीर्घा के अनुसार उनको हम करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर जो आपका सबसे पहला आपका जो टाइप है, जो आपका आ वर्ण आता है, मतलब ह्रस्व आ दीर्घा, ह्रस्व आ दीर्घा, और एकादेश क्या होता है दीर्घ होने का, उसको हम जो है देखने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर बात कर लेते हैं किसकी, विद्या, और यहाँ पर हम ले रहे हैं क्या, अर्थी, क्या ले रहे हैं, अर्थी।
अब इसको जरा हमें समझना है। देखिए ये आपका कौन सा पद होता है, इसको हमने बताया कौन सा आपका पद होता है, इसे हम बोलते हैं पूर्व पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? पूर्व पद बोल देते हैं। और जो आपका दूसरा यहाँ पर इसे हम क्या बोलते हैं? पर पद बोल देते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? पर पद बोल देते हैं। तो पूर्व पद और पर पद आपको ध्यान होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर अगर हम विद्या में देखें तो विद्या में विद्या मतलब ये हुआ कि हमें आ की आवाज़ इसमें आपकी आ रही है, मतलब जो आपका दीर्घ आ है ये आपका यहाँ पर आ रहा है। इसी प्रकार से अगर देखें अर्थी में आपका यहाँ पर क्या आ रहा है? ह्रस्व आ रहा है। मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आपका ह्रस्व है, यहाँ पे क्या आपका दीर्घ है। लेकिन हमने क्या बताया कि जो आपका ह्रस्व है और जो आपका दीर्घ है, मतलब जो आपका पूर्व पद है उसका आपका दीर्घ वाला और जो आपका पर पद है उसका आपका यहाँ पर ह्रस्व वाला, इसका आदेश क्या होता है? इसका आदेश हमेशा क्या होता है? आपका दीर्घ का। मतलब ये होगा कि ये हमेशा कहाँ जाएगा? आपका ये दीर्घ में जाएगा। तो जब दीर्घ में आपका ये जाएगा तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर जो आपका बना विद्या और यहाँ पर अर्थी, तो ये आपका दीर्घ प्लस ह्रस्व क्या हो गया? आपका दीर्घ रहेगा। मतलब ये होगा कि अगर इसकी हम संधि देखें तो क्या बनेगी? आपकी विद्यार्थी। क्या बनेगी? आपकी विद्यार्थी। तो इस प्रकार से हम करते क्या है? यहाँ पर आपका जो भी आपका पूर्व पद में आपका यहाँ पर दीर्घ आए चाहे ह्रस्व आए, मैंने कहा था कि दोनों में से यहाँ पर आपका कोई आ सकता है, यहाँ पर भी आपका दोनों में से कोई आ सकता है। लेकिन जो इसका आदेश होगा वो हमेशा क्या होगा? एका आदेश। एका आदेश का मतलब क्या होता है? एक ही आदेश। एक ही आदेश का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर आपका हमेशा दीर्घ होने का। किसका होने का? दीर्घ होने का। तो एक ही आदेश मिलेगा कैसा? दीर्घ होने का। वो आपका चाहे ह्रस्व आए, चाहे आपका ह्रस्व दीर्घ आए, चाहे आपका दीर्घ ह्रस्व आए, चाहे आपका जो है यहाँ पर दीर्घ का आए, वो हमेशा आपका एक ही आदेश देगा। कौन सा? दीर्घ होने का। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर हम ले लेते हैं इसी प्रकार से, दीप धन आवली। किसका लेते हैं? दीप धन। यहाँ पर आप देखना कि जो भी आपकी संधि बनती है वो हमेशा बनती है मूल वर्णों से। मतलब ये हुआ कि मूल जो आपके शब्द होते हैं उन्हीं से बनेगी। कभी भी आपने दीपा वर्ण नहीं देखा होगा, हमेशा क्या होता है? दीप होता है। क्या होता है? दीप। तो कुछ लोग क्या करते हैं? संधि में गड़बड़ी करते क्या है? दीपा आवली। लेकिन होता क्या है? दीप धन आवली। क्या होता है? दीप धन आवली। क्या होता है? दीप धन आवली। अब इसको जरा समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर अगर देखें हम पूर्व पद में देखें तो पूर्व पद में क्या हो रहा है? यहाँ पर पा के बाद कौन सी आवाज आ रही है? अगर इसको हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? दीप। क्या लिखेंगे इसको हम? दीप। और दीप के बाद क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका हलन, तो यहाँ क्या बचेगा? आपका आ। क्या बचेगा? यहाँ पर आपका आ। और यहाँ से आपका आ हो गया तो यहाँ क्या बचा? आपका आ। मतलब ये हुआ कि यहाँ से आपका ह्रस्व है और मैंने कहा कि दोनों में से कोई आपको मिलेगा, चाहे आपका मिले ह्रस्व चाहे मिले आपका दीर्घ। तो यहाँ आपका ह्रस्व हो गया, यहाँ भी क्या आपका ह्रस्व आएगा, या तो क्या आएगा? दीर्घ। क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं? स्वर्ण की बात कर रहे हैं। जो वर्ण आपका आएगा उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर ह्रस्व दीर्घ आता रहता है। तो ये आपका हो गया दीर्घ। लेकिन ये इसका आदेश क्या होगा? हमेशा इसका आदेश हमेशा क्या होगा? दीर्घ का। मतलब ये हमेशा क्या बन जाएगा आपका? अगर हम देखें इसके आदेश की तो क्या बनेगा आपका? ये हमेशा आ बनेगा। और जब ये आपका आ बनेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका जो दीप था वो क्या हो जाएगा? दीपा। क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? दीपा। और इससे बनेगा क्या आपका? दीपावली। क्या बनेगा आपका यहाँ पर? दीपावली। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आपका चाहे ह्रस्व आए चाहे दीर्घ आए, लेकिन वो हमेशा एक ही आदेश करता है लास्ट में, किसका? आपका दीर्घ होने का। इसी प्रकार से अगर हम और एक एग्जाम्पल यहाँ पर देख लें, राम धन अनुज। राम धन अनुज। राम धन अनुज। अब यहाँ पर हम देखने का प्रयास करते हैं। अगर हम राम में देखें तो जब आप राम बोलेंगे राम तो माँ में किसकी आवाज़ आ रही है? आ। ह्रस्व आ की आवाज़ आ रही है। और इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी क्या आपका ह्रस्व आ है। और ये दोनों ह्रस्व आ और ह्रस्व आ क्या हो जाएंगे? संयोग करके, मतलब संधि करके क्या बन जाएगा? आपके दीर्घ आ। क्योंकि इसका एकादेश क्या होता है? आपका हमेशा दीर्घ होगा। और जब ये दीर्घ हो गया यहाँ पर तो जो आपका राम वर्ड था वो क्या हो जाएगा? आपका रामा। क्या हो जाएगा यहाँ पर? आपका रामा। क्या हो जाएगा यहाँ पर? आपका रामा। और क्या बचा? आपका नुज। तो क्या बना? रामानुज। इस प्रकार से जो है हम संधि करने का प्रयास करते हैं। सीधा सा आपका कहने का अर्थ ये है कि आपका ह्रस्व आए या दीर्घ आए, अगर अक प्रत्याहार के आपके शब्द आते हैं और उसी के समान वर्ण आता है, मतलब जैसा यहाँ है वैसा वहाँ है, बस ये हो सकता है कि ह्रस्व और दीर्घ में परिवर्तन हो जाए, लेकिन वो हमेशा एक ही आदेश करता है। कौन सा आदेश करेगा? आपको हमेशा दीर्घ होने का आदेश करेगा।